क्या बीजेपी ने उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन किया है? भारतीय जनता पार्टी इससे संतुष्ट है। तो नतीजे के लिहाज से एनसी का प्रदर्शन को आप हम लोग कमतर नहीं आंक सकते। डॉक्टर फारूक साहब ने खुद ही जो ही इलेक्शन के रिजल्ट आ गए उसी के बाद उनके स्टेटमेंट में आते अब उन्होंने कहा कि हम अलायंस मजबूरी में कर बैठे, तो वो इंडिकेशन था कि उन्होंने अलायंस को सिर्फ खींचना था परिणाम तक, इसके बाद वो अलायंस में कोई भी और पार्टी है उसको जीने नहीं देंगे, ये तो तय है। जम्मू के युवाओं में एक ये है कि बीजेपी अभी भी कश्मीर की तरफ देख रही है, जम्मू की तरफ नहीं देख रही, जबकि जम्मू में सीटें बीजेपी को जम्मू से मिलती हैं। ये गलत है और ये कुछ उन लोगों ने दिमाग में डालने की कोशिश की लोगों के, लेकिन परिणाम ऐसा नहीं बताते हैं। कश्मीरी हिंदुओं का मसला पता चलता है तो वो उनमें दिमाग में ये आता है कि मन में ये आता है कि 6.5 साल से तो बीजेपी लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सत्ता में है ही, और उससे पहले भी तो वो आज तक रिहेबिलिटेशन को लेकर कुछ क्या कर पाई है? वापसी भी आप सिर्फ उठाकर ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से समाज को यहाँ से कहेंगे कि चलो जी हमने आपको वहाँ पर पिंजरों में रखना है या किसी कैंप में रखना है, वैसा नहीं हो सकता। लेकिन पुंछ का इलाका है, किश्तवाड़ का इलाका है, वहाँ पर बीजेपी क्यों अपनी जगह नहीं बना पा रही है? क्या ये न माना जाए कि कश्मीर में और बेहतर कर सकती थी? लेकिन वो जो नारा देते थे कि गुलाम नबी आज़ाद की हम कब्र भी जम्मू कश्मीर में नहीं बनने देंगे, तो ये तो कांग्रेस के लिए उनका रवैया था। तो आप अंदाजा कर सकते हैं इससे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा वो प्रोपेगेंडा करते हो। नमस्कार, आज हम हैं जम्मू में और जम्मू में खास मेहमान के साथ। हमारे साथ है अजय भारती जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पूर्व एमएलसी हैं और जम्मू कश्मीर के उन चंद नेताओं में से हैं जो कि जम्मू कश्मीर के इतिहास राजनीति पर बेहद पैनी नजर रखते हैं, बेहद गहरी समझ रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मुद्दा यही है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में आगे क्या, गुपकार अलायंस का भविष्य क्या, डीडीसी के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति किस ओर जा रही है, इस पर हम बात करें। सर, सबसे पहले तो डीडीसी इलेक्शन पर मैं आपको एक वो चाहूंगा, क्या बीजेपी ने उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन किया है? गुपकार निश्चित रूप से बीजेपी की जो स्ट्रेटजी थी, जिस प्रकार की हालात में जो योजना बनाई थी, उसके अनुसार हमें हमारा रिजल्ट भी आया और लोगों ने भरपूर सहयोग भी दिया और जो प्रचार, झूठा प्रचार किया गया, उसको हराकर देश हित में लोगों ने समर्थन कर दिया और भारतीय जनता पार्टी इससे संतुष्ट है। लेकिन जो गुपकार की राजनीति, गुपकार ने एक अलायंस बना, कहा यह गया कि भाई 370 तो हमें चाहिए, 370 वापस चाहिए, लेकिन 370 जाने की वजह से जो मिला वो भी लपक लिया। तो उसकी वजह क्या रही? आपका देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, गुपकार में जितने भी लोग थे और उसमें कभी अंदर कभी बाहर करके कांग्रेस को भी जोड़ लीजिए, तो इन सब का जो स्वार्थ की राजनीति, जो करप्शन और इनएफिशिएंसी की राजनीति रही है, लोगों ने उसको खूब समझा है। लोग ये भी समझते हैं कि ये जो बात कह रहे हैं ये अपने निजी स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, इसमें लोगों का कहीं पर भी हित नहीं है। और ये इनको भी ये बात समझ आई थी, चूंकि इनको मालूम है कि अब 370 को निष्प्रभावी करने के बाद और 35A के ख़त्म होने के बाद उनकी जो ब्लैकमेल की राजनीति आज तक की थी, वो अब नहीं चलने वाली है भविष्य में। तो इस वजह से, और इसीलिए नहीं कि केवल दिल्ली में या देश नहीं चाहता है, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग भी उस राजनीति को अब पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने इकट्ठा तय कर लिया। लेकिन इसमें भी अगर आप देखेंगे, उन्होंने लगातार कंट्राडिक्ट किया है अपने ही स्टैंड को। पहले तो कहा कि जब तक 370 या ये वापस नहीं आएगा तब तक तो हम किसी भी सरकार के साथ कोई ये चीज़ नहीं करेंगे। पंचायतों में जुड़े नहीं, क्योंकि उसमें आम आदमी की एम्पावरमेंट होती थी। बीडीसी के चुनाव में नहीं गई, तो डीडीसी के इसलिए गए क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ पर अब आगे डेवलपमेंट के लिए पैसा भी आएगा, इसमें ये रहेगा, तो इसलिए इसमें कूद पड़े। जबकि इनको ये मालूम था कि जो उन्होंने घोषणा की कि उसके विरुद्ध अब भारत के संविधान के तहत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत शपथ लेनी पड़ेगी, तो उसके बाद भी न केवल काडर को खड़ा किया, सीनियर लीडर्स खुद खड़े हो गए। तो इसलिए उन्होंने अपनी सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए और बस रेलेवेंट रहने के लिए इसमें भाग लिया है। बाकी उनकी जो राजनीति 70 साल से चली, उसका अब जम्मू कश्मीर में भी कोई स्थान नहीं है। हाँ, अगर नतीजों के लिहाज से देखें तो नतीजों के लिहाज से एनसी का प्रदर्शन को आप हम लोग कमतर नहीं आंक सकते, लेकिन पीडीपी कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आती है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद आगे बढ़कर नेशनल पीडीपी क्या कहें कि एक अंतिम कील
ठोकेगी, निश्चित रूप क्योंकि जो चुनाव नतीजे हैं उससे देखकर नहीं लगता कि एनसी को पीडीपी की जरूरत है। एनसी और कांग्रेस मिलकर कई जिलों पे कब्जा कर सकते हैं। करेंगे। और दूसरा भी आप सिर्फ सीटों के परिणाम पर नहीं देख लीजिए, आप वोट का भी देखिए। पीडीपी को 55,000 वोट मिला है, तो आप ये समझ सकते हैं वो भी कहीं कुछ इलाकों में ऐसे जहाँ पर उनको ये वोट मिला है, उनके इलाके में जहाँ वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझते हैं वहाँ पर बीजेपी जीत कर आ गई। तो इसलिए पीडीपी की जो दोहरी राजनीति और खून खराबे वाली राजनीति, अलगाववादी राजनीति जो थी, उसको तो लोगों ने सिरे से ही नकार दिया है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हम मानते हैं पुरानी पार्टी है और उन्होंने बाकियों का सहारा लेकर, अकेले वो भी नहीं आ पाए, उन्होंने बाकियों का सहारा लेकर ले गया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी राजनीति और उसके इंडिकेशंस डॉक्टर फारूक साहब ने खुद ही जो ही इलेक्शन के रिजल्ट आ गए उसी के बाद उनके स्टेटमेंट में आ गया। अब उन्होंने कहा कि हम अलायंस मजबूरी में कर बैठे, तो वो इंडिकेशन था कि उन्होंने अलायंस को सिर्फ खींचना था परिणाम तक, इसके बाद वो अलायंस में कोई भी और पार्टी है उसको जीने नहीं देंगे, ये तो तय है। एक जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू के युवाओं में एक ये है कि बीजेपी अभी भी कश्मीर की तरफ देख रही है, जम्मू की तरफ नहीं देख रही, जबकि जम्मू में सीटें बीजेपी को जम्मू से मिलती हैं। क्या गलत आप तक ये आवाजें पहुंचती हैं? नहीं, ये गलत है। और ये कुछ उन लोगों ने दिमाग में डालने की कोशिश की लोगों के, लेकिन परिणाम ऐसा नहीं बताते हैं। और परिणाम ही नहीं तो जम्मू में जो विकास का कार्य जो पिछले 70 साल से जिस जम्मू को जिन विकास कार्यों से जिनसे वो वंचित रखा गया था, तो उसमें जो तेज़ी लाई गई है भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद, वो लोगों के सामने है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ को मैं ज़रूर इंगित करूँगा और उसको अंडरलाइन करूँगा कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ा तबका अभी भी ऐसा है जो पुरानी पार्टीज़ या पर्सनैलिटीज़ के लॉयल है। इसलिए वो बहुत से कामों में अड़चनें डालते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो लॉन्ग टर्म में, फॉर एग्जांपल अगर आप अपॉइंटमेंट्स के हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पर जो कोर्सेज जम्मू यूनिवर्सिटी में और कश्मीर यूनिवर्सिटी में, वो इन बिल्ट जो इंस्टीट्यूशनल जो ड्रॉबैक्स रही हैं उनको दूर करने में टाइम लग रहा है, उनको इवन आइडेंटिफाई करने में टाइम लग रहा है और दूर हो रहा है। लेकिन जम्मू के लोगों का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर भी है, नीति पर भी है। और वो समझते हैं कि ये सिर्फ समय की बात है जब तक जम्मू के विकास की पूरी तो होगा ही होगा और इक्विटेबल विकास रहेगा सारे, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है। और जम्मू में भी जो बाकी रीजन्स है या कश्मीर में जो रीजन्स बाकी रहे हैं सबका इक्विटेबल हो और अभी तक जो कमियां रही हैं उनको दूर करेगी, ऐसा जम्मू की जनता भी मानती है। जो जम्मू कश्मीर में तो खैर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन अगर मैं जम्मू कश्मीर से बाहर बात करूं, वो उन लोगों को जब जम्मू कश्मीरी हिंदुओं का मसला पता चलता है तो वो उनमें दिमाग में ये आता है कि मन में ये आता है कि 6.5 साल से तो बीजेपी लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सत्ता में है ही, और उससे पहले भी तो वो आज तक रिहेबिलिटेशन को लेकर कुछ क्या कर पाई है। मतलब वो जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्या किया है बीजेपी ने। अ, इसका भी मतलब अगर हम अगर ठोस कदम के रूप में कहेंगे कि भाई जो कश्मीर का हिंदू बाहर आ गया था उसको वापस ले गया, तो उस हिसाब से तो निराशा लगती है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा वहाँ से निष्कासन भी हुआ था, जो हिंदू समाज का निष्कासन हुआ था, वो कोई एक घटना नहीं थी, वो एक प्रोसेस का एक कल्मिनेशन था, उसका एक परिणति थी जो 47 से लेकर 89 तक जो चलाई गई। धीरे धीरे करके आपको पहले एक्सक्लूड किया गया, मार्जिनलाइज किया गया, आपको इतना कमज़ोर किया गया कि आप या तो खुद निकले और जब लगा कि ये निकल नहीं रहे हैं तो एक ऐसे आतंकवाद का सहारा लेकर लिए गए। वापसी भी आप सिर्फ उठाकर ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से समाज को यहाँ से कहेंगे कि चलो जी हमने आपको वहाँ पर पिंजरों में रखना है या किसी कैंप में रखना है, वैसा नहीं हो सकता है। जो इंस्टीट्यूशनल जो ड्रॉबैक्स थे और जो जो डिस्क्रिमिनेशन इंस्टीट्यूशनल थी उसको ख़त्म करते हुए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। 2008 में एक पैकेज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस करते हैं। वो पैकेज भी अनाउंस करते हैं इसलिए कि श्रीमती सुषमा स्वराज जी स्वर्गीय जब वो चेयरमैन थी हाउस कमेटी के, उस कमेटी ने बहुत ज़बरदस्त काम करके बहुत प्रेशर बढ़ाया तो एक पैकेज घोषित हुआ जिसमें से 6,000 सरकारी नौकरियां घोषित की गई, 9,000 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़।
उस 6,000 में से 3,000 जम्मू कश्मीर की सरकार को देना था, 3,000 केंद्र सरकार को देना था। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, 2014 तक सिर्फ 1470 ऑर्डर उन्होंने इशू कर दिए थे। हमारी सरकार ने के आने के बाद वो लगभग 4,000 तक हो चुका है जिन्होंने ज्वाइन किया है लगभग, और 2,000 की प्रोसेस अभी चल रही है। उनके भी एप्लीकेशन आज डेट एक्सटेंड करना पड़ा है क्योंकि उसमें सर्टिफिकेट इशू करने में डिले हो रहा था। तो ये इस सरकार के आने के बाद, और केंद्र सरकार ने, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहा कि हम दूसरे 3,000 का भी वाहन करेंगे खर्चा। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसलिए ये वापसी। फिर वहाँ पर जो एनक्रोचमेंट की बात चल रही है, वहाँ पर मंदिरों के रखरखाव से लेकर मंदिरों पर जो उसको रिपेयर करने की बात है, या फिर जो अंदर खाने, जो सेक्रेटरीट से लेकर वहाँ तक जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसमें हिंदू की बात को भी, विस्थापित समाज की बात को भी समझ लें। इन स्पाइट ऑफ द, जो मैंने पहले आपको कहा कि ब्यूरोक्रेसी में एक सेक्शन है जो उसको डिले करता है, लेकिन उसके बाद भी सरकार इन सारी चीज़ों को एड्रेस करती है। और इसमें कभी भी इस प्रकार से हो सकता है कि जब ये बातें अपने परिणति पर पहुँचेंगे तो इसका ये आएगा कि समाज वापस कश्मीर में पहुँच जाएगा। जी। बीजेपी अगर जिस तरह से प्रदर्शन की बात करें तो प्रदर्शन इस बार भी खैर 6 जिलों में बीजेपी अपना जिला अध्यक्ष चुनवा पाएगी। लेकिन पुंछ का इलाका है, किश्तवाड़ का इलाका है, वहाँ पर बीजेपी क्यों अपनी जगह नहीं बना पा रही है? क्या कहें, या फिर क्या ये न माना जाए कि कश्मीर में और बेहतर कर सकती थी? हाँ, बिल्कुल, हम कश्मीर में भी, और लेकिन आपको कश्मीर का एक और शायद ऐतिहासिक सत्य नहीं मालूम है कि जब यहाँ पर शेख अब्दुल्ला साहब राजनीति कर रहे थे, तो एक समय ऐसा आया, उन्होंने नेशनल कांग्रेस के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की आह्वान किया था, और वास्तव में वो एक दूसरे के शादियों के तो दूर जनाजे तक में नहीं जाते थे, इस प्रकार के आउटकास्ट घोषित किया था। ये तो 75 में जब शेख अब्दुल्ला साहब, वो जिसको उन्होंने खुद ही पॉलिटिकल विल्डरनेस कहा था, उसमें से निकलकर वापस कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर आए, तब वो उनकी वो हालत बदल गई। तब तक कांग्रेस की भी वही हालत थी। इतना ही नहीं, एक जब गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, तो कश्मीर के जो ये अलगाववादी, आतंकवादी ये जो गिरोह बना हुआ है, ये एक नारा लगाते थे, कश्मीर में बोलते थे, नबिन कबर कशीर नबर, यानी उनको उनका जीवन लंबा चले, उनका स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं, लेकिन वो जो नारा देते थे कि गुलाम नबी आज़ाद की हम कब्र भी जम्मू कश्मीर में नहीं बनने देंगे, तो ये तो कांग्रेस के लिए उनका रवैया था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं इससे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा वो प्रोपेगेंडा करते होंगे। इसके बाद भी ये प्रचार अगर नहीं हुआ, आपने पुंछ की बात आप करें, आप दरहाल सीट देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकट पर किस प्रकार से जीती। तो वो जो मुस्लिम समाज में वहाँ पर जो एक प्रचार किया जा रहा है, और उसको मज़हब के साथ जोड़कर जो बताने की कोशिश की गई रही, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रभाव रहा और अच्छा प्रदर्शन रहा, और हमारे समर्थित बहुत से जो स्वतंत्र, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, उन्होंने जीत लिया है। ये सिर्फ आने वाले दिनों में बात है कि डेवलपमेंट का जो ग्राफ नीचे चला जाएगा, उसके साथ जब ग्राउंड पर जब डेवलपमेंट हो जाएगी तो लोग और आएंगे और जुड़ते जाते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो ऐसा है। जी, बहरहाल जो आप कह रहे हैं माना जाए कि ऐसा ही हो। सबसे ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर में विकास पहुँचे, शांति बहाली हो, और नई पीढ़ी को ये लगे कि भाई जो कुछ हुआ है पिछले 1.5-2 साल में, आर्टिकल 370 हटाया, 35A हटाया, वो बेहतरी के लिए हुआ है वाक़ई, और उसका बदलाव भी दिखाई दे रहा है। उम्मीद यही है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।